Hello everyone, my name is Mahima Dabas and I am going to teach you class 12th Political Science. हम अपने चैप्टर्स को CBSE के रैशनलाइज सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही करेंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट फ्रॉम द बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स. लेट्स गेट स्टार्टेड. अब कोल्ड वॉर शुरू करने से पहले हमें थोड़ा सा सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री के बारे में जानना होगा. सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 1945 तक. इसकी स्टार्टिंग हुई 1939 में जब जर्मनी ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया था. उस टाइम जर्मनी का जो लीडर था वो था अडोल्फ हिटलर, जिसके बारे में आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो अलाइंसेस थी, अलाइड पावर्स और एक्सिस पावर्स. अलाइड पावर्स में थे यूएस, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस. यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस जो थे वो अलाइड पावर्स का बहुत पहले से पार्ट थे, लेकिन जो यूएस था उसने 1942 में उसको ज्वाइन किया था. यूएस का कोई मोटिव नहीं था कि उसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्ट लेना है, लेकिन उसको उकसाया गया. उसको उकसाया जापान ने यूएस का एक नेवल बेस था जिसका नाम था पर्ल हार्बर, उस पर अटैक किया और उसी के साथ एंट्री होती है यूएस की इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड अलायंस जो थी वो थी एक्सिस पावर. एक्सिस पावर में थी 3 कंट्रीज़. फर्स्ट जर्मनी, जिसने की सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत की थी पोलैंड पर कब्जा कर कर. दूसरी थी इटली. इटली का जो लीडर था वो था मुसोलिनी, और मुसोलिनी जो था वो अडोल्फ हिटलर का बहुत ही अच्छा दोस्त था. इसीलिए उसने जर्मनी की हेल्प करने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्ट लिया. जो मुसोलिनी था वो फैसिज्म को प्रमोट करता था, जैसे कि अडोल्फ हिटलर नाजिज्म को प्रमोट करता था, उसी तरह ये भी फैसिज्म को प्रमोट करता था. और थर्ड कंट्री थी जापान. अब ये तो था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे शुरू हुआ, कौन सी कंट्रीज इसमें इंक्लूडेड थी, बट अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म कैसे हुआ. सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ जब यूएस ने जापान की 2 सिटीज़ हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटम बॉम्ब्स गिराए इन अगस्त 1945, और उसी के साथ जापान ने सरेंडर कर दिया और हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया और अलाइड पावर्स जीत गई. जो बॉम्ब्स यूएस ने गिराए थे उनके निकनेम्स थे. एक का नाम था लिटिल बॉय, दूसरे का था फैट मैन. बॉम्ब्स गिरा दिए, उनकी रेडिएशंस फैली, बहुत सारे लोग मरे, बहुत सारे लोग डिसेबल हो गए. तो अब इतना कुछ कर दिया यूएस ने, तो रीज़न तो देना ही था. यूएस ने रीज़न दिया कि अगर हम जापान पे बॉम्ब नहीं गिराते तो ये वर्ल्ड वॉर कभी ख़त्म ही नहीं होता, और जितनी कैजुअलिटीज़ अब हुई हैं, जितने लोग अब मरे हैं, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान हमें आगे होता और भी ज़्यादा लोग मरते. इसीलिए इसको यहीं रोकना ज़रूरी था. लेकिन जो क्रिटिक्स थे उनका ये कहना था कि यूएस जानता था कि जापान सरेंडर करने वाला है, लेकिन फिर भी जानबूझकर उसने बॉम्ब्स गिराए. एक तो अपनी सुपीरियॉरिटी दिखाने के लिए, क्योंकि एटम बॉम्ब्स गिरने के बाद सभी कंट्रीज़ डर गई थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, और यूएस दिखाना भी यही चाहता था कि वही एक सुपर पावर है और भाई मुझसे कोई आके पंगा मत लेना, वरना सबका हाल यही होगा. दूसरा रीज़न जापान पे गिराने का था क्योंकि जापान ने यूएस के पर्ल हार्बर पर अटैक किया था, तो उससे बदला भी लेना था. एटम बॉम्ब्स गिरने के साथ साथ वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने का एक और रीज़न था. वो था कि ब्रिटेन की जो फोर्सेस थी वो जर्मनी में घुस गई थी और अडोल्फ हिटलर ने सुसाइड कर लिया था, अपने आप को गोली मार ली थी. अब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ, अलाइड पावर्स जीत गए. अलाइड पावर्स में थे 4 कंट्रीज़, यूएस, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस. लेकिन सुपर पावर सिर्फ 2 कंट्रीज़ बनी, यूएस और यूएसएसआर, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज़ ऐसी कंट्रीज़ थी जिनकी इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल थी, वो मिलिट्रीली बहुत स्ट्रॉन्ग थे. जो भी एक एलिजिबिलिटी होती है सुपर पावर बनने की, वो सब इन दोनों कंट्रीज़ के पास थी. अब ब्रिटेन और फ्रांस क्यों नहीं बन पाई, क्योंकि उस टाइम डीकोलोनाइजेशन पीरियड चल रहा था. अपनी कंट्री का एग्जांपल ले लो, नेशनल मूवमेंट्स चल रही थी, क्विट इंडिया मूवमेंट्स, बहुत सारी मूवमेंट्स चल रही थी. ब्रिटेन को या जो फ्रांस है, इन सब की कॉलोनीज़ थी साउथ अफ्रीका में, इंडिया में, अलग अलग जगह, तो वहाँ पे उनको नुकसान हो रहा था, वहाँ से सपोर्ट नहीं मिला वर्ल्ड वॉर 2 में. प्लस जो भी ये लड़ाई हुई थी वो यूरोप की ज़मीन पर हुई थी, इसीलिए ब्रिटेन फ्रांस को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था. लोग मरे, इनके मरे, पैसे लगे वो इनके लगे. और दूसरी तरफ देखें यूएस और यूएसएसआर, उन्होंने तो उल्टा कमाया ही था इससे. भी वेपन्स थे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो या कोई और कंट्री, उन्होंने यूएस यूएसएसआर से ही खरीदे थे, क्योंकि उनके पास बहुत ही ज़्यादा एडवांस वेपन्स थे. और यूएस यूएसएसआर की जो ज़मीन है उस पर लड़ाई भी नहीं हुई थी, तो उसकी जो रिसोर्सेज हैं उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा.
ना ही वहाँ के लोग मरे, इसीलिए यूएस और यूएसएसआर दो सुपर पावर बन गई। जब ये दो सुपर पावर्स एमर्ज हुई, उसी के साथ कोल्ड वॉर एरा की शुरुआत हुई, क्योंकि कोई भी सेकंड आना नहीं पसंद करता, सबको नंबर 1 आना होता है। इसीलिए इन दोनों में एक रेस शुरू हो गई कि कौन एक दूसरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन एक दूसरे के से आगे निकल सकता है। कोल्ड वॉर एरा है वो 1945 से लेके 1991 तक है। नाउ व्हाट इज़ कोल्ड वॉर? मैं आपको एक डेफिनेशन बता देती हूँ प्रॉपर इसकी। द कोल्ड वॉर इज रेफर टू एज द कॉम्पिटिशंस, द टेंशंस एंड a series of confrontations between US and USSR backed by their respective allies during 1945 to 1991. इसमें कोई बड़ी वॉर नहीं हुई। ये दोनों कंट्रीज सिर्फ अपनी पावर दिखाना चाहते थे। ये दिखाना चाहते थे कि मैं बड़ा हूँ या मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, और बाकी कंट्रीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, उनको इन्फ्लुएंस कर रहे थे। मतलब जो ये वॉर थी, ये जो कोल्ड वॉर था, ये सिर्फ और सिर्फ एक सुपर पावर बनने के लिए ही था, इसके अलावा कोई और रीज़न नहीं था। अब जो कोल्ड वॉर है उसके कुछ फीचर्स भी हैं। फर्स्ट फीचर ऑफ कोल्ड वॉर इज़ आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट। ये जो सारी लड़ाई थी ये सिर्फ और सिर्फ एक आइडियोलॉजी पर बेस्ड थी। यूएसए की आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में होता है एवरीथिंग इज़ ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। कोई भी बिजनेस आप कर सकते हो, स्कूल कॉलेजेस कुछ भी है सब प्राइवेट ओन्ड होगा। उसके जो एक्सपेंसेस हैं कुछ भी है वो इंडिविजुअल अपने तरीके से मैनेज कर सकता है उसको, और गवर्नमेंट जो है उसमें बीच में इंटरवीन नहीं करेगी। लेकिन जो यूएसएसआर थी उसकी आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म। सोशलिज्म है एक पब्लिक सेक्टर, मतलब जहाँ पर सब कुछ गवर्नमेंट ओन्ड होगा, हर एक चीज़, मतलब स्कूल्स कॉलेजेस हॉस्पिटल्स पार्क एट्सेट्रा एट्सेट्रा सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर होगा। तो अब लड़ाई ये थी कि किसकी आइडियोलॉजी ज़्यादा अच्छी है एक कंट्री की इकोनॉमी को चलाने के लिए, क्योंकि इन्हीं आइडियोलॉजी के बेसिस पे ये दोनों कंट्रीज एक सुपर पावर बनी थी। अब ये कैसे प्रूव हो कि आइडियोलॉजी यूएस की अच्छी थी या यूएसएसआर की? तो इन दोनों ने क्या किया, बाकी कंट्रीज़ को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया उनको। अब जितनी ज़्यादा कंट्रीज़ की आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म होगी या सोशलिज्म होगी, वही कंट्री जो है वो सुपर पावर आके बन जाएगी। सेकेंड फीचर था वॉर ऑफ प्रोपेगेंडा। दोनों सुपर पावर्स जो थी वो स्पाई करना शुरू कर दिया उन्होंने, मतलब जासूसी करनी शुरू कर दी एक दूसरे के प्रोग्राम्स पर, रिसोर्सेज पर, और वो क्या क्या प्लानिंग्स कर रहे हैं उन सब पर उन्होंने जासूसी करनी शुरू कर दी। ये जो जासूसी थी ये दो सीक्रेट एजेंसीज ने की जो आज तक फेमस हैं। यूएसए की सीक्रेट एजेंसी का नाम है CIA और यूएसएसआर की एजेंसी का नाम है KGB। इन्हीं एजेंसीज की रिपोर्ट्स के बेसिस पर जो दोनों सुपर पावर्स उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया, एक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, एक दूसरे की इमेज ख़राब करनी, रेपुटेशन ख़राब करनी, दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर दिया उन्होंने। थर्ड फीचर इज़ प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर का मतलब है कि दोनों सुपर पावर्स किसी भी डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं है, वो आमने सामने डायरेक्ट जाके एक दूसरे से नहीं भिड़ रहे हैं। लेकिन वर्ल्ड में कहीं भी कभी भी कोई भी लड़ाई हुई ड्यूरिंग 1945 से लेकर 1991 तक, आपस में दो देश भिड़ गए तो वहाँ पे जो यूएस और यूएसएसआर हैं दोनों ऑपोजिट साइड खड़े हो गए, वहाँ पे जाकर उन्होंने प्रॉक्सी वॉर किया, मतलब किसी और के बिहाफ पे जाके वो लड़ने लगे। लड़ाई किसी और की होती थी, लड़ते जाके ये दोनों थे। मतलब ये कभी डायरेक्टली जाके नहीं लड़ाई की इन्होंने किसी और कंट्री के बिहाफ पे जाके लड़ाई की। इसका एग्जाम्पल है कोरियन वॉर। वो 1950 से 1953 तक हुई थी। उसमें से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जाके कौन खड़े हो गए इन दोनों की साइड, एक साइड यूएस एक साइड यूएसएसआर, और उन्होंने लड़ाई की। फिर बर्लिन क्राइसिस हुए 1958 टू 1962 में, एक साइड ईस्ट जर्मनी एक साइड वेस्ट जर्मनी, खड़ा कौन हो गया, यूएस और यूएसएसआर। और एक और एग्जाम्पल है इंडिया का। 1971 में इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी बांग्लादेश के ऊपर। ओके, उसमें यूएस ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया और इंडिया को यूएसएसआर ने सपोर्ट किया, लेकिन ये हो नहीं पाया क्योंकि जब तक उनकी फोर्सेस यहाँ आती उससे पहले ही पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था और इंडिया वॉर जीत चुकी थी। फोर्थ फीचर है आर्म्स रेस। आर्म्स का मतलब यहाँ है वेपन्स। अब सिंपल सी बात है कि दो कंट्री सुपर पावर के रेस में है तो वेपन्स तो चाहिए, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे वेपन्स चाहिए। 1945 से लेकर 1991 तक बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आई कि ऐसा लग रहा था अब एक और वर्ल्ड वॉर होगी, अब बहुत बड़ी वॉर होगी, बट होपफुली ऐसा नहीं हुआ। लेकिन दोनों साइड्स को ये डर था कि अगर बाय चांस वॉर हुई
और हमने अपने ओपोनेंट के वेपन्स को, उसकी पावर को मिसकैलकुलेट कर लिया और उसके पास हमसे ज़्यादा अच्छे वेपन्स मिल गए, तो हम तो वॉर हार जाएंगे। एक तो रीज़न ये था आर्म्स रेस का। दूसरा रीज़न था कि दोनों एक दूसरे को अपनी पावर दिखाने में लग गए कि मेरे पास तुझसे ज़्यादा अच्छे वेपन्स हैं, मेरे पास इतने एडवांस वेपन्स हैं। तो वो अब एक रेस में लग गए, मतलब इनडायरेक्टली वो एक दूसरे को वार्न भी कर रहे थे कि सामने वाला लड़ाई पहले शुरू ही ना करे। नेक्स्ट फीचर है आर्म्स कंट्रोल। अब आर्म्स रेस तो कर ली कि अपनी पावर दिखानी है, ये करना है, वो करना है, लेकिन अब दोनों को डर भी ये हो गया कि बाय चांस अगर वॉर हुई और ये वेपन्स यूज़ हो गए तो इतने लोग मरेंगे और इतना ज़्यादा नुकसान होगा, ये बताना ही मुश्किल हो जाएगा कि जीतता कौन और हारा कौन। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोनों कंट्रीज़ ने कुछ ट्रीटीज़ साइन की। 1963 में दोनों कंट्रीज़ ने साइन की LTBT, 1967 में NPT, 1971 में SALT I और 1979 में SALT II। इसका मतलब ये है कि हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम नहीं चाहते कि दोनों साइड इतना नुकसान हो, इसीलिए आर्म्स कंट्रोल है। लेकिन बाय चांस कभी लड़ाई होती है और हमें वेपन्स की ज़रूरत है, इसीलिए आर्म्स रेस है। लास्ट फीचर इज़ लॉजिक ऑफ डेटरेंस। डेटरेंस वर्ड जो है वो आया है डेटर वर्ड से, जिसका मतलब होता है रोकना, टू स्टॉप। अब रोकना किस चीज़ से? टू एंटरिंग इनटू अ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट और अ हॉट वॉर, मतलब किसी भी डायरेक्ट वॉर में जाने से रोकना। अब इसी लॉजिक ऑफ डेटरेंस ने दोनों कंट्रीज़ को रोक के रखा वॉर को स्टार्ट करने से, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ जानती थी कि अगर मैं शुरू कर दूंगा तो सामने वाला कमज़ोर नहीं है, वो भी रिटेलिएट कर सकता है और नुकसान दोनों साइड होगा, जीतने कोई नहीं वाला है। इसीलिए दोनों में से किसी ने भी पहले वॉर की स्टार्टिंग नहीं की, क्योंकि दोनों के पास ऐसे वेपन्स थे जो सब कुछ ख़त्म कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने वॉर के बारे में सोचा ही नहीं। दैट्स इट, ये था कोल्ड वॉर एरा और उसके फीचर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और प्लीज़ हो सके तो शेयर भी कर देना। थैंक यू एंड स्टे सेफ।